हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला गाइस। आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस की मंथली मैगजीन है गाइस, मार्च 2024 की। इसमें गाइस आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे इकॉनमी वाले सेक्शन को, जो हमारे टॉपिक्स रह गए थे। इससे पहले अगर आपने पॉलिटी एंड गवर्नेंस नहीं देखा है तो मार्च 2024 का प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस आप देख सकते हैं। जो भी लोग चैनल पर नए हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। पिछले 2 साल की विजन आईएएस की मैगजीन्स कवर की गई हैं। आप उन्हें बिल्कुल कंसोलिडेटेड फॉर्म में है, बिकॉज दिस इज़ द हाई टाइम नाउ। ये प्रीलिम्स आपका बिल्कुल, अब तो समझ लो आपके पास 1 महीना ही बचा है, ऐसे ही मान के चलो। अब आप उस 1 मंथ की प्रिपरेशन में इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि आपका पूरा ध्यान अपने करंट अफेयर्स, अपने स्टैटिक, अब देखो करंट में जो हो रहा होता है उसमें स्टैटिक चीज़ें भी आ जाती हैं, है ना। तो बिल्कुल अच्छे से कवर किया गया है, तो आप बिल्कुल अच्छे से देखिए चैनल पर और आराम से उसकी पूरी तैयारी करिए। आज हम शुरू कर रहे हैं अपने टॉपिक को, दैट इज प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले समझो ये न्यूज़ में क्यों रहा और क्या होती हैं प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। देखो, बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए गए हैं और जिसकी कोशिश ये की जा रही है कि जितने भी प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी है उनको एक्सपेंड और मॉडर्नाइज किया जाए। अब क्या वजह है एक्सपेंड और मॉडर्नाइजेशन करने की? तो देखो, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज जो हैं, जिन क्रेडिट जो प्रोवाइड करती हैं एग्रीकल्चर के एक्टिविटीज़ में, सबसे पहले लिया गया है कि इनिशिएटिव इनके एक्सपेंशन के लिए ये किया गया है कि 500 एडिशनल पीएसीएस कंस्ट्रक्शन फॉर गोडाउन्स एंड अदर एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसके लिए फाउंडेशनल स्टोन रखा गया है। कितने? 500 पीएसीएस के लिए। अब मॉडर्नाइज करने के लिए यहाँ पर क्या करा गया है, 18,000 पीएसीएस अक्रॉस द कंट्री इनॉग्रेट करी गई हैं। समझ रहे हो? उसके बाद ध्यान रखना, जो प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट स्कीम जो है ये बेसिकली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, प्रोजेक्ट है, यानी स्टेट और सेंटर दोनों का पैसा लगेगा। कंप्यूटराइज करा गया है स्कीम को, और 63,000 जो आपके फंक्शनल जो है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, उसको कंप्यूटराइज करा गया है। इसका काम ही ये है ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, स्पीडी लोन्स का डिस्पर्सल कराना, लोअर करना ट्रांजैक्शन कॉस्ट को, और ट्रांसपेरेंसी को इन्हांस करना। नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ने इनॉग्रेट करा है। अच्छा, जो ये आपके नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस हैं, ये सारी की सारी जानकारी देते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर की, लाइक नंबर ऑफ कोऑपरेटिव स्टेट और यूटीज में कितने, ये सारा सारा डिटेल इसमें देते हैं। प्राइमरी एग्रीकल्चरल जो आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है कि ये ग्रास रूट लेवल पर आपके क्या करती हैं, शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर के रूप में काम करती हैं। जैसे देखो, ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट देती हैं, लॉन्ग टर्म क्रेडिट देती हैं। ये 3 टीयर्स में है, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के रूप में। ऐसे ही स्टेट लेवल पर ये भी है, लॉन्ग टर्म क्रेडिट का भी है, और एक आपका प्राइमरी लेवल पर भी है। तो लोन की व्यवस्था, बेसिकली क्रेडिट देना। अब इसका जो रेगुलेशन होता है, क्योंकि देखो जब भी कोई लोन वगैरह दिया जा रहा है तो कहीं से तो रेगुलेट होता होगा। जैसे बैंक्स के रेगुलेशन के लिए आपका आरबीआई होता है ना। शेयर मार्केट के रेगुलेशन के लिए सेबी होता है। वैसे ही प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज की रेगुलेशन के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है, जिसके में अंदर कौन बैठता है, कंसर्न स्टेट रजिस्ट्रार होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, वो इसको देखता है। अब स्टेट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के तहत ये सारा का सारा प्रोविजन इनका लिखा हुआ है, और इसको फर्दर रेगुलेट्स आरबीआई ही कर रहा होता है। हाउएवर, PACs are outside the purview of Banking Regulation Act 1949, are not regulated by RBI। ध्यान से सुनना आप, स्टेट कोऑपरेटिव को बैंक हो, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक हो, तो डेफिनेटली उसमें आरबीआई रेगुलेट करता है। लेकिन जहां बात प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी की आती है तो वो बैंकिंग रेगुलेशन के परव्यू में नहीं आता है। यही क्वेश्चन आपको पूछ सकता है पेपर में भी, तो बी वेरी क्लियर अबाउट इट। अब रीफिनेंसिंग वगैरह कौन करता है, इनकी पैसे वगैरह को रीफिनेंस करना हो तो नाबार्ड करता है, बाय नाबार्ड होता है, DSSB, और आपके ये जितने भी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है इनके थ्रू होता है। अब प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज का फंक्शन क्या है? देखो, ये क्या करती हैं, जितने भी गांव में लोग उधारी चाहते हैं, रूरल बोरोवर्स होते हैं, उनको ना ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट लोन्स देती हैं और उसकी रीपेमेंट कलेक्ट करती हैं, और ये कुछ इनपुट सर्विसेज भी देती हैं।
जो भी मेंबर फार्मर्स होते हैं ना, उनको सीड देना, फर्टिलाइजर्स देना, पेस्टिसाइड देना, ये सब काम भी इनके अंदर ही आता है। फिर अब इसका कह रहा है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो कह रहा है कि पीएसीएस का बड़ा ही सिग्निफिकेंट रोल है। क्यों? क्योंकि ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन में काम कर रहे हैं। यानी जहां पर पैसा नहीं भी पहुंच सकता, वहां पर भी ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़वा रहे हैं। तो पीएसीएस का आप समझ लो 41% ऑफ द केसीसी लोन्स होते हैं यहाँ पर, पूरे के पूरे आप लगा लो। तो अब यहाँ पर बात क्या आती है कि भाई जितने भी केसीसी लोन्स होते हैं, तो उसके लिए केसीसी लोन्स होते क्या हैं? किसान क्रेडिट कार्ड वाले जो लोन्स होते हैं वो क्या होते हैं? केसीसी लोन्स जो आपके बेसिकली उन्होंने किसान के क्रेडिट कार्ड पे ना लोन अप्लाई करने वाला लोन होता है, जैसे कि लॉन्च किया जाता है ताकि इंडियन फार्मर्स को हाई इंटरेस्ट रेट मनी लेंडर्स को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ना देना पड़े। तो किसान के क्रेडिट कार्ड पे ही लोन दिए जाते हैं उसको। अब कंट्री एंड 95% ऑफ दीज बेसिकली यहाँ पर बोला गया है कि जो केसीसी लोन्स है थ्रू पीएसीएस वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को 2022 में दिए जाते थे। अब करंट स्टेटस यहाँ बता रहा है कि यहाँ पर 65,000 फंक्शनल पीएसीएस अक्रॉस कंट्री आज की डेट में देखने को मिलेगा। अब कह रहा है कि चलो ठीक है, आपको इनका काम भी समझ आ गया, आपको इनकी ज़रूरत भी समझ आ गई कि भाई ये बहुत बड़ा जो तबका है केसीसी लोन वगैरह जो फार्मर्स के पास है, उनको बेसिकली पीएसीएस आप समझ लो एक ऐसी यूनिट है जो फार्मर को बचा रही है मनी लेंडर्स के चुंगल से। तो अब लेकिन इसके साथ समस्या क्या आती है, कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो पीएसीएस को फेस करने पड़ते हैं? कह रहा सबसे बड़ा इशू जानते हो क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर का। कह रहे क्योंकि इनके पास कोई डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम है नहीं। अब इसके ना होने की वजह से और बड़ा पुअर एक्सेस है इंटरनेट कनेक्टिविटी, कितने रूरल एरियाज में आपको देखने को मिलती है। अरे एक दिन हम लोग यार कहीं ऐसे ही यूपी के किसी जगह पर थे, मैं जगह का नाम नहीं बता रही हूँ, अब वाईफाई की बड़ी दिक्कत थी, बड़ी प्रॉब्लम थी। तो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम, इंटरनेट कनेक्टिविटी का इतना प्रॉब्लम। तो इससे क्या होता है, अभी इतनी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं, डिजिटल कनेक्टिविटी नहीं होती, तो कई बार ऐसा होता है कि डेटा ना होने की वजह से, एक्यूरेट डेटा ना होने की वजह से पब्लिक का ट्रस्ट भी टूटता है आपसे। फिर कह रहा है फाइनेंशियल मैटर की अगर बात करें तो प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव जो आपका सिस्टम है, क्रेडिट सिस्टम जो है बेसिकली, इसके पास पैसा इतना नहीं होता, डिपॉजिट्स इससे नहीं आते, और इसकी वजह से ये भी देखा जाता है कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स बहुत ज़्यादा है। डेट के वेवर स्कीम्स और इंटरेस्ट रिवेंशन स्कीम की वजह से इतना गंदा असर पड़ता है इनकी बैलेंस शीट्स पर कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतना ज़्यादा एनपीए कलेक्ट हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट के हो जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स क्या होते हैं? मैंने आपको कई बारी बताया कि नॉन परफॉर्मिंग असेट क्या होता है, तो आज मैं नहीं बताऊंगी, आज आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स क्या होते हैं। उसके बाद समस्या प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी वालों को आती है ह्यूमन रिसोर्स की दिक्कत। कह रहा ट्रेंड स्टाफ नहीं होता, मैनेजरियल स्किल्स की बड़ी दिक्कत होती है, जिसकी वजह से ठीक से फंक्शन नहीं कर पाते। कह रहा फिर क्या दिक्कत है, और कह रहा गवर्नेंस की प्रॉब्लम है। कह रहा जितने भी पीएसीएस हैं ये बॉडी इलेक्ट होती है फ्रॉम विलेज लेवल, कोई ग्रुप से निकल कर। कह रहा यहाँ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत है, गवर्नेंस इश्यूज में यानी कि ट्रांसपेरेंसी की दिक्कत है, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म ठीक नहीं है, जिसकी वजह से पूरी तरह से जो प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी है उसको अंडरमाइन कर दिया जाता है बिल्कुल। फिर कह रहा है रीजनल डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है। कह रहा देखो पीएसीएस ज़्यादातर आपको पता है कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ है? ज़्यादातर आपको ये वेस्टर्न और सदर्न स्टेट में देखने को मिलेंगी, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। बाकी स्टेट्स का क्या होगा? बात समझ रहे हो आप मेरी? तो ये सारी की सारी समस्याएं हैं। अब ऐसा नहीं है कि इनिशिएटिव लिए ही नहीं गए हैं कुछ स्ट्रेंथन करने के लिए, लिए गए हैं। इसके लिए फॉर्मेशन की गई थी, न्यू फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन लाया गया, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कोऑपरेशन आया 1963 में, एक पोर्टफोलियो उन्होंने डाइवर्स इसको करने की कोशिश करी। कई प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के तहत इनको कई तरह से कोशिश करी गई है कि यहाँ पर पीएसीएस को अच्छे से ऑपरेट सिस्टम कराने की कोशिश करी गई है। लेकिन ये कह रहा है जो भी फिर भी जो लूप होल्स बचे हैं उसके लिए कुछ तो आपको करना पड़ेगा। कह रहा तो एक काम करो, आप ना टेक्नोलॉजी को सबसे पहले अडॉप्ट कर लो, क्योंकि आपके साथ सबसे बड़ी समस्या वही आ रही है। कह रहे जब आपके पास कॉमन अकाउंटिंग सिस्टम होगा, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा, तो आपका जो टेक्नोलॉजिकल बैरियर है ना वो हट जाएगा, और इससे आपके बहुत सपोर्ट सर्विसेज मिलेंगी पीएसीएस को। अब प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी में अब आप अडॉप्ट करोगे तो मोबाइल बैंकिंग वगैरह आएगी, ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म होंगे, तो पब्लिक ट्रस्ट बढ़ गया इससे।
फिर क्या करो, आप अपने फाइनेंशियल स्ट्रेंथनिंग को, मतलब देखो जो चैलेंजेस है उन्हीं को तो आप सोल्यूशन लिखोगे ना। फिर फाइनेंशियल स्ट्रेंथनिंग के लिए क्या करो आप रिस्क बेस्ड लेंडिंग मॉडल इंट्रोड्यूस कर दो, इम्प्लीमेंट इफेक्टिवली उसको करो। फिर देखो आप एड्रेस करो अपने जितने भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का इशू है। आप अपने कैपिटल बेस को इन्हांस करने के लिए काम करो, एक्सटर्नल फंडिंग के सोर्स का एक्सेस शुरू कर दो, अपने बिजनेस पोर्टफोलियो को और डाइवर्सिफाई करो, उससे फंडिंग आएगी। ह्यूमन रिसोर्स की दिक्कत जहां तक आप बता रहे हो कि जिनको स्किल नहीं है, तो किसने रोका? कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम चलाओ। मैंने आपको हजारों बार बताया, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स का मतलब है कि ओवरऑल आप ट्रेनिंग देना शुरू करो ना अपने स्टाफ को, कंपनसेशन उनको अच्छा दो, करियर का प्रोग्रेशन भी उनका होगा, स्किल स्टाफ रिटेन भी करेगा। फिर इनकी गवर्नेंस की जहां तक बात रही, तो उसके लिए आप रेगुलर ऑडिट्स कराओ, स्ट्रिक्ट डिस्क्लोजर करो नॉर्म्स का, इम्प्लीमेंट करो कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से बिल्कुल पीएससीएस दूर हो जाए और ऑटोनॉमस तरीके से फंक्शनिंग कर पाए। तो उस तरह के प्रोविजंस लेकर आने पड़ेंगे आपको, समझ रहे हो? तो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट अबाउट प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक पे अब हम चलते हैं, दैट इज इंडियाज ग्रेन स्टोरेज सिस्टम। क्या है ये, क्यों न्यूज में रहा, और इंडिया का ग्रेन स्टोरेज सिस्टम के क्या स्टेटस है, उसके बारे में आज आपको जानने को मिलेगा। कह रहा क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट करा है पायलट प्रोजेक्ट जिसका नाम है वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन कोऑपरेटिव सेक्टर। 11 एग्रीकल्चरल इन्होंने प्राइमरी एग्रीकल्चरल सोसाइटीज को बनाया अक्रॉस 11 स्टेट्स। अब वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो हमारा प्लान है कोऑपरेटिव सेक्टर में, वो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन लेकर आई है। अब इसका पर्पस जानते हो क्या है? पर्पस ये है कि डिसेंट्रलाइज कर दी जाए स्टोरेज फैसिलिटी, ताकि हमारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। हम चाहते हैं हमारे वेयर हाउस सुधरे, कस्टम हायरिंग सेंटर सुधरे, प्रोसेसिंग यूनिट अच्छी स्टैब्लिश हो जाए। इससे फायदा क्या होगा? पीएसीएस को भी बेनिफिट मिलेगा, सब्सिडी इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा, तो वो गोडाउन स्टोरेज सिस्टम बनाएंगे एग्रीकल्चर के लिए। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना बड़ा जरूरी है हमारी कंट्री के लिए। कह रहा है इसमें मेजर इम्प्लीमेंटिंग जो एजेंसीज होंगी वो एफसीआई है, ये ध्यान रखना, पेपर में क्वेश्चन आएगा। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान कोऑपरेटिव सेक्टर में बनाने के लिए कौन कौन सी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, तो बिल्कुल बताना, एफसीआई है, सीडब्ल्यूसी है, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, एनसीडीसी है, और उसके बाद नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज है, एनबीसीसी है। ये सारों के नाम आपको जरूर पता होने चाहिए गाइस, इनके फुल फॉर्म के साथ इन्हें जरूर पढ़ लेना। उसके बाद ये कह रहा है इम्प्लीमेंटेशन के लिए इंस्ट्रल आपका इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी है, ठीक है, और नेशनल लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी है, स्टेट लेवल पर, सब जगह पर, क्योंकि हम कर रहे हैं तो हम जगह पे लगाएंगे इसको। यहाँ पर इसने ये बताया हुआ है कि देखो स्कीम जो कि आइडेंटिफाइड है, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ आपका एग्रीकल्चर फैमिली वेलफेयर, ये सब लेकर आए हैं, अलग अलग स्कीम्स भी लेकर आए हैं ताकि हमारा ग्रेन स्टोरेज सुधरे। अब ग्रेन स्टोरेज सिस्टम इन इंडिया की अगर हम बात करते हैं, तो स्टोरेज बाय स्मॉल फार्मर्स कितना है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। है ना, अराउंड 60 से 70% फूड ग्रेन हमारे प्रोड्यूस होते हैं, स्टोर हो किए गए हैं हाउस होल्ड लेवल पर। बहुत सारे इंडिजिनस ट्रेडिशनल स्टोरेज स्ट्रक्चर है, मोराई है, मुड मड कोठी है, इस तरह से बनाए हुए हैं। फिर कह रहा है गवर्नमेंट की अगर बात की जाए, तो गवर्नमेंट स्टोरेज एजेंसीज का क्या कंडीशन है, कि एफसीआई ने एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से आया, मेन एजेंसी है स्टोरेज की फूड ग्रेन इंडिया में। इसमें फूड ग्रेन स्टोरेज डिपो है, नेशन वाइड पूरा सिलोज बने हुए हैं, गोडाउन्स वगैरह बने हुए हैं। फिर कह रहा है सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन है, वो भी इस पे काम करता है, स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन भी इसी पे काम करता है, कुछ प्राइवेट एजेंसीज भी हैं, एफसीआई ने उनको हायर किया हुआ है, कुछ अदर स्टेक होल्डर्स भी हैं जो पूरा फूड ग्रेन हमारा संभाल रहे हैं। कह रहे देखो किसी भी कंट्री के लिए फूड ग्रेन स्टोरेज सिस्टम का बेहतर होना क्यों जरूरी होता है, आप खुद ही सोच के बताओ। हमारी कंट्री जहाँ पर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, नंबर 1 है हम पॉपुलेशन के टर्म्स में, ऐसी कंट्री के लिए, और वैसे भी मैं समझती हूँ कि फूड ग्रेन स्टोरेज सिस्टम की ज़रूरत, सबसे बड़ी ज़रूरत यही है कि हमारी फूड की सिक्योरिटी बनी रहे। हमारी राइजिंग पॉपुलेशन को देखते हुए हमने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 भी तैयार करा। तो हमें ज़रूरत है कि हम कवर कर पाए 81 करोड़ पीपल्स को। ये वाला एक्ट इतना करोड़ लोगों को फीड करता है। फिर कह रहा है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को बचाना हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है। कह रहा है जितने भी हमारे ट्रेडिशनल स्टोरेज प्रैक्टिसेस नहीं हैं, उनकी वजह से हमें कोई गारंटी प्रोटेक्शन नहीं मिला है, क्योंकि कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रोडेंट उसको खा जाते थे, हमारा 10% अनाज खराब होता था। तो हमारा ये अगर हम लेकर आते हैं ग्रेन सिस्टम को, ग्रेन स्टोरेज सिस्टम को अच्छा कर लेते हैं, तो हमें बड़ा फायदा होगा। कह रहा फिर प्राइस स्टेबलाइजेशन का भी फायदा
कि ना फूड स्टॉक जो है, जो गवर्नमेंट के पास स्टोर्ड है, ये क्या करेगा, मार्केट इंटरवेंशन करेगा, प्राइस स्टेबलाइज करेगा। फिर इससे क्या होगा, फार्मर की इनकम भी डबल होगी। कैसे डबल होगी, प्राइस वॉलेटिलिटी से बचेगा, डिले सेलिंग वगैरह, और एक्सपोर्ट सरप्लस सिस्टम का होने लग जाएगा। फिर प्रमोट एक्सेस टू क्रेडिट, एडॉप्शन होगा वेयर हाउसिंग, रिसीट का, फाइनेंसिंग का, जिससे कि काफ़ी इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फार्मर्स का बढ़ेगा। फिर नेशनल सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी ब्रिंग्स इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेबिलिटी। नेशनल सिक्योरिटी से क्या होगा, इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब ये कह रहा है कि और कौन से ऐसे इनिशिएटिव है जिससे ग्रेन स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाती है। कह रहा वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेशन 2007 है, ENDWR है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर गारंटी स्कीम है, सारी पीएम किसान संपदा सब लेकर आए हैं। इसका पता है मेन मकसद यही है, ग्रेन स्टोरेज कैपेसिटी इंडिया में बढ़ जाए। तो कह रहा है लेकिन पता है क्या समस्या है, कुछ चैलेंजेस हैं इंडिया के ग्रेन स्टोरेज में। पहला चैलेंज है, हमारा जो स्टोरेज करने का तरीका है वो बड़ा ही अनसाइंटिफिक है। 80% हमारी जो हैंडलिंग और वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ है वो मैकेनाइज्ड नहीं है, ट्रेडिशनल मैनुअल मेथड पे चल रही है। सेकंड समस्या है, लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी है हमारे यहाँ, सरप्लस बफर स्टॉक है, बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि बस उसके बाद नॉर्म्स फुलफिल नहीं करता है वो। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, जो स्मॉल फार्मर्स को तो बिल्कुल ही डिस्करेज कर देती है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बड़ी कमी है, प्राइवेट सेक्टर आता ही नहीं है क्योंकि उसको लगता है यार बड़ा बड़ा इसमें खर्चा है, अवेलेबिलिटी नहीं है एडिक्वेट लैंड की, प्री कंस्ट्रक्शन चैलेंजेस है, मल्टीपल लाइसेंस लेना पड़ता है। कह रहा कौन जाएगा इतना करने। तो कह रहा है कि वे फॉरवर्ड में इंडिया के ग्रेन स्टोरेज को अगर आप वापस से रिवैम्प करना चाहते हो तो शांता कुमार कमेटी को याद कर लो आप, उसकी रिकमेंडेशन थी पहले ही कि साइंटिफिक स्टोरेज क्यों नहीं करते हो आप। कह रहा कैप स्टोरेज शुड बी ग्रेजुअली फेस्ड आउट, जो आपने पुराना काम किया। मूवमेंट ऑफ ग्रेन्स नीड टू बी ग्रेजुअली कंटेनराइज टू रिड्यूस ट्रांजिट लॉसेस, बचाने के लिए करो आप। फिर एफसीआई को भी थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। ओपन मार्केट सेल स्कीम चलाई है आपने, चलाते हो आप, एक्सपोर्ट मार्केट जहां जहां जरूरत है वहां करो आप। तो ओएमएस यानी कि ओपन मार्केट सेल स्कीम में डोमेस्टिक रेफर्स टू ऑफरिंग ऑफ फूड ग्रेन्स इन ओपन प्राइसेस, है ना, ओपन मार्केट के प्राइस में, ये सब करो आप। प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन लेकर आओ, एफसीआई का जो भी ओल्ड कन्वेंशन स्टोरेज है उसको साइलोज में कन्वर्ट कर दो प्राइवेट सेक्टर की मदद से, जो आपने करा भी और भी इसको करो, है ना। तो शांता कुमार कमेटी को याद कर लो अगर जब भी स्टोरेज सिस्टम के बारे में। या दूसरा आप एक काम कर सकते हो, अशोक दलवाई कमेटी की रिकमेंडेशंस को भी आप मान सकते हो। यानी इसमें पहला काम आप करो, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ स्टोरेज, यानी प्लानिंग करो आप स्टोरेज की और एनी अदर एसोसिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की। एवरी स्टेट नीड्स टू बी बेस्ड ऑन यूनिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करने वाला होना चाहिए। रिड्यूस करो लॉस एट फार्म गेट, मॉडर्न पैक हाउसेस बनाओ, पूलिंग पॉइंट बनाओ, प्रमोट करो इंटीग्रेटेड एग्री लॉजिस्टिक सिस्टम्स को ताकि आपका स्टोरेज अच्छा हो जाए। ट्रांसफर व वैल्यू फ्रॉम फार्म गेट टू एंड कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए अपने लॉजिस्टिक सिस्टम्स को अच्छा करो, एग्री लॉजिस्टिक सिस्टम्स को प्रमोट करो आप। तो ये सारे काम करने से क्या होगा, आपका जो ग्रेन स्टोरेज सिस्टम है वो अच्छा हो जाएगा और इसकी ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट कृषि विज्ञान केंद्रास। अब ये न्यूज़ में क्यों रहा, सबसे बड़ी बात तो ये है, कह रहा आईकार जो है ना उसने गोल्डन जुबली यानी कि 50th ईयर मनाया कि उसने अभी कृषि विज्ञान केंद्र को एस्टैब्लिश हुए हुए 50 साल हो गए हैं। अब आईकार यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, 1929 से ये फंक्शन कर रहा है। पहले रजिस्टर्ड सोसाइटी आया था, बाद में एक्ट बना, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर काम करता है। देखो कृषि विज्ञान केंद्र आज क्या होते हैं, सबसे पहले तो समझो ये क्यों बनाया गया था, इसकी क्या जरूरत पड़ी थी, क्योंकि 50वीं साल की इसकी वर्षगांठ थी, तो आपको पता होना चाहिए ना क्या मकसद रहा। देखो कृषि विज्ञान केंद्र जो बने हैं उसका मेन काम पता है क्या है, असेसमेंट करना। किस चीज़ का असेसमेंट करना, क्या जानना, लोकेशन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी मॉड्यूल्स को जानना, और ये चेक करना कि एग्रीकल्चर एंड एलीड जितनी भी एंटरप्राइजेस हैं वो कैसे वर्कआउट कर रही हैं। तो याद रखो कृषि विज्ञान केंद्राज ही खाली ऐसे इंस्टीट्यूशन है डिस्ट्रिक्ट लेवल इन इंडिया जो टेक्नोलॉजिकली बैकस्टॉपिंग इन एग्रीकल्चर एंड एग्री सेक्टर्स को चेक करते हैं। याद रखो ये नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर का इंटीग्रल पार्ट है, इनके मेजर पार्टनर्स भी हैं, वो भी इस पे पूरा रिसर्च करते हैं। तो केवीकेज पता है कैसा काम कर रही है, नॉलेज एंड रिसोर्स सेंटर का काम कर रही है, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी पे काम करती हैं।
इनका मकसद है एग्रीकल्चर को अच्छा करना, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, उनके क्या करना, साथ साथ फूड सिक्योरिटी को इन्हांस करना, रूरल लाइवलीहुड को इम्प्रूव करना, एग्रीकल्चर को प्रमोट करना, ताकि जो प्रो पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन है वो आप अच्छे से बन पाओ। अभी हमारे देश में अगर आप कृषि विज्ञान केंद्रास की बात करोगे तो 731 है, इस्टेब्लिश अंडर 11 एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन के अंदर आया है। इसका फंक्शन पता है क्या है? 100% फंडिंग करना बाय सेंटर। केवीकेज आर वर्किंग अंडर स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज के अंदर काम करती हैं, आईकार इंस्टीट्यूट्स के अंदर काम करती हैं, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर काम करती हैं। डॉक्टर मोहन सिंह मेहता कमेटी है, इसको आईकार ने 1973 में अपॉइंट करा, स्टैब्लिश किया इन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र, स्टैब्लिश हुए 1974 में एट पुडुचेरी अंडर द तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर। तो यहाँ से आया। इसका आइडिया कहाँ से मिला था? याद रखो, आईकार को मिला था इसका आइडिया डॉक्टर मोहन सिंह मेहता कमेटी से, तब इन्होंने खोला। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ आया? बताना। 1974 में पुडुचेरी में आया। किसने बनाया? तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर में है जो कि। अब लेकिन ये कह रहे हैं कि जब जब भी ना बात यह आती है कि एग्रीकल्चर की सर्विसेज को एक्सटेंड करना है तो कुछ चैलेंज भी आते हैं। सबसे पहला चैलेंज क्या आता है कि हमारी रीच एंड एक्सेसिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। बहुत सारे फार्मर्स स्पेशली जो रिमोट और मार्जिनलाइज एरिया में रहते हैं ना, उनको आज भी कृषि विज्ञान केंद्रास का एक्सेस नहीं है। फिर लेस फोकस है कृषि विज्ञान केंद्रास का स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को, उनको मिलता ही नहीं इनपुट वगैरह। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, लैब्स इतनी अच्छी नहीं है, ट्रेनिंग फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, वेल इक्विप्ड सिस्टम्स नहीं है, नॉलेज और स्किल का बहुत भारी गैप है। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर हमारे यहाँ कभी होती ही नहीं है, या डिजिटल टेक्नोलॉजीज भी नहीं है इतनी। तो फिर ये कह रहा है कि जो रोल है ना कृषि विज्ञान केंद्रास का, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन चैलेंजेस मैंने आपको उससे पहले ही रख दिए। अब रोल तो ये है कि ऑन फार्म टेस्टिंग करते हैं, ये जाते हैं और फील्ड ट्रायल करते हैं, ये जा जाकर। आपको क्या लग रहा है? न्यू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी से जाके ये पूरे फार्मिंग सिस्टम को जाके उस पूरे पर ट्रायल लेते हैं। इनका काम फ्रंटलाइन डिमॉन्स्ट्रेशन का भी है। ये टेक्नोलॉजी की जनरेशन को एक्सपेडाइट करके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में यूज करवाते हैं। सर्वे में पाया गया, कह रहा देखो आज अगर हमें पैडी कल्टीवेशन की अच्छी गुड नॉलेज है ना, तो डेमो फार्मर्स को कराया गया है। 97.33% जो केवीके के डेमो फार्मर्स थे, उनको गुड नॉलेज दी गई है पैडी कल्टीवेशन के, कि पैडी को कल्टीवेट करने के लिए ऐसा करना है ना कि पोल्यूशन ना हो जाए। फिर ये ना केवीके का काम ये भी होता है कि एडवाइजरी सर्विसेज भी देते हैं। ये एडवाइजरी सर्विसेज का मतलब समझते हो कि फार्मर्स को वेरियस एग्रीकल्चर सिस्टम के बारे में, चाहे वो क्रॉपिंग पैटर्न है, पेस्ट कंट्रोल है, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में, सबके बारे में बताता है। फिर कृषि विज्ञान केंद्र ट्रेनिंग भी देते हैं फार्मर्स को, अपडेट करते हैं उनको विद इन द डिस्ट्रिक्ट की देखो जी रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि हम रिसर्च कर रहे हैं, आपको इस पैटर्न से एग्रीकल्चर करना है, समझ रहे हो। फिर सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल का भी इंग्रेडिएंट्स बताते हैं, गुड क्वालिटी सीड कौन सा होता है, कैसे प्लांट करना है, ये सब सिखाते हैं फार्मर को बैठ बैठ के। फिर रिसोर्स एंड नॉलेज सेंटर्स की बात भी है। पब्लिकली प्राइवेटली हर तरह से कोशिश की जाती है कि एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को बूस्ट किया जाए। कृषि विज्ञान केंद्र इसी चीज़ को करने के लिए टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहा है। तो कह रहा है कि बेहद ज़रूरी है हमारे लिए क्या, इसके रिसोर्स बेस को स्ट्रेंथन करना, बजट का एलोकेशन सुधारना, और डेडिकेटेड जो ह्यूमन रिसोर्स हैं उनको यहाँ पर लेकर आना, ताकि कृषि विज्ञान केंद्रास के भी जो कंस्ट्रेंट है वो हट जाएं। क्योंकि हमें इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड कर जाए, लैब्स वगैरह आएँ, डिमॉन्स्ट्रेशन फार्म ट्रेनिंग फैसिलिटी हमारी अच्छी हो जाए, और हम क्वालिटी सर्विसेज जो कृषि विज्ञान केंद्रास हैं वो सभी फार्मर्स तक पहुंच पाएँ और उनको दे पाएँ। इससे हमारा एग्रीकल्चर अच्छा हो जाएगा। राइट गाइस, सो पेटेंट वाला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में, अभी इतना ही। अच्छे से इसको रीड करो, कहीं कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन है आपके लिए, यू कैन आस्क देयर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू